लियारी में दहशत और खौफ की अलामत, बाबा लाडला के रेंजर्स ऑपरेशन में मारे जाने का दोबारा दावा। लियारी में जलाओ घेराव की कोशिश भी नाकाम बना दी गई। अमरीकी जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान में दहशत गर्दी में कमी से मुतवस्सित तबका मुस्तहकम हो रहा है। ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है? अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम ने पाक भारत आबी तनाज़े के हल में ताख़ीर की वजह पाकिस्तान की गफ़लत को करार दे दिया। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन और निजकारी कमीशन के साबिक़ वफाकी वज़ीर मोहम्मद ज़ुबैर ने सिंध के नए गवर्नर का हल्फ उठा लिया, ऐसे वक्त में रेंजर्स ने भी दावा किया कि पीपल्स पार्टी से मुंसलिक और कलदम पीपल्स अमन कमेटी के हरीफ गैंग लीडर बाबा लाडला और साथियों को लियारी में मारा गया है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों वाक़यात जुड़े हुए हों। और आज इसके अलावा पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी, इसके अलावा मौला बख्श चांडियो साहब जो दोनों मुशीर थे, उन्होंने अपने ओहदों से इस्तीफ़े दे दिए हैं। कराची से आज ही अहम खबरें सामने आई हैं। इस पर बात की तफसील से बाबा लाडला कौन है? लियारी के गैंग वॉर के बदनाम लीडर जो पहले अमन कमेटी के उज़ैर बलोच के साथी थे और फिर अलहदा हो गए। इसके खिलाफ 74 मुकदमात हैं, जिनमें अगवा बराए तावान, कत्ल, भत्ताखोरी, टॉर्चर सेल चलाना और दीगर गैंग लीडर जिनमें अरशद पप्पू शामिल, उनके कत्ल शामिल है। इससे पहले 2 बार बाबा लाडला के मारे जाने की इतलात सामने आ चुकी हैं, 2014 में और 2015 में। ख्याल है कि कलदम पीपल्स अमन कमेटी के लीडर उज़ैर बलोच को गुज़िश्ता बरस कराची में मुबैना ऑपरेशन के ज़रिए रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया था। तो फुटबॉल और गैंग वॉर के लिए मशहूर लियारी की सियासत पर प्रोग्राम में भी नज़र डालेंगे। शुरू करते हैं टॉप स्टोरी से। इसके अलावा हमारे प्रोग्राम में साथ हैं निसार खोड़ो साहब जो सदर हैं पीपल्स पार्टी सिंध के। बहुत बहुत शुक्रिया निसार साहब हमें वक्त देने का। निसार साहब, पहले तो मैं आपसे जो कुछ ताज़ा खबरें जो आई हैं, मौला बख्श चांडियो साहब और सईद गनी साहब ने इस्तीफ़े दे दिए हैं अपने ओहदों से मुशीर के तौर पर, क्या वजह है अचानक से एक दिन में 2 इस्तीफ़े? मैं तो आपकी सारी बात सुन रहा था और मैं आप पे कुछ एतराज़ करना चाहता हूँ कि आपने कहा पीपल्स पार्टी से मुंसलिक बाबा लाडला। नहीं जी, ये अगर आप ये कहना पीपल्स पार्टी से मुंसलिक नहीं, पीपल्स पार्टी से जो मुंसलिक है कलदम कमेटी। जी, गलती हो गई। गलती हो गई तो वो गलती ठीक करे ना, क्योंकि ये मुनासिब बात नहीं है। हम किसी टेररिस्ट के साथ नहीं होते, हम किसी क्रिमिनल के साथ नहीं होते, हम हमारी किसी मिलिटेंसी के साथ हमारी सियासत नहीं चलती। और हमारी ये सीधी बात है, खुलेआम बात है कि हम मिलिटेंसी में यकीन नहीं रखते और इसलिए आपको ये नहीं कहना चाहिए कि जी बाबा लाडला। ठीक है निसार साहब, आपने तस्दीक कर दी, मैंने गलती मान ली। आगे बढ़ते हैं, अब इस्तीफों पे बात करते हैं। अब इस्तीफों में बात किया ही थी कि जी सिंध हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये जो स्पेशल असिस्टेंट्स हैं और एडवाइजर्स हैं उनको फारिग करो। ठीक है, अब फारिग करो की वजह से उन्होंने कहा इससे बेहतर है कि हम इस्तीफे दे दें। डिसमिसल का क्यों कोई अपने सर पे ले? हाई कोर्ट ने कहा कि जी हाई कोर्ट पता है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है बात कि हम 5 एडवाइजर मुकर्रर कर सकते हैं और ये 5 ईयर के लिहाज से अगर आप देख लें तो यहाँ मरकज में सरताज अजीज साहब भी एडवाइजर हैं और उनको बाकायदा पोर्टफोलियो मिला हुआ है। लेकिन कोर्ट ने उस चीज को कुछ नहीं समझा और उन्होंने फैसला दे दिया कि जी एडवाइजर को कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया जा सकता। ये भी है कि स्पेशल असिस्टेंट चीफ मिनिस्टर मुकर्रर कर सकता है और उसमें कहीं उस पर रोकथाम नहीं है। उन्होंने स्पेशल असिस्टेंट मुकर्रर करके अपने कुछ अख्तियारात उनको दिए तो उस पर कोर्ट ने एक फैसला दे दिया या जो कुछ भी कहा और फिर हुक्म भी सादर हुआ कि उनको फारिग करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, फारिग करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। तो मैं समझता हूँ ये भी किसी की अन्ना के खिलाफ बात है। अगर इस पे उन्होंने कहा कि जी हम खुद ही इस्तीफे दे देते हैं, हमें फारिग करने का मतलब है कि हमें डिसमिस किया जा रहा है। अब डिसमिस करने का कोई तुक नहीं है, हमने अच्छी तरह से काम किया। इंफॉर्मेशन एडवाइजर है, उन्होंने भी ये कहा कि मैं अच्छी तरह से पार्टी की प्रोजेक्शन करा,
हुकूमत की प्रोजेक्शन करा, अपनी इंफॉर्मेशन के लिहाज से मैं ठीक रहा। सईद गनी ने कहा कि मैं लेबर डिपार्टमेंट में काफी अच्छे इकदाम किए, उसके रिजल्ट भी आने शुरू हुए, लेकिन अभी तक अगर हाई कोर्ट इस पे बज़िद है कि जिनको फारिग किया जाए तो इससे बेहतर उन्होंने समझा कि वो इस्तीफा दे दें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो आज रेंजर्स ने जो ऑपरेशन किया उसमें बाबा लाडला के मारे जाने की इत्तलात सामने आई, तो क्या असरात आपको लगते हैं लियारी पे? क्योंकि इससे पहले भी ऑपरेशन भी होते रहे और ये भी सामने आ रहा है कि बहुत असलाह भी इस्तेमाल किया गया था जब रेंजर्स और गैंग लीडर्स के दरमियान जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि कोट अनकोट हम अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन के हमेशा हामी रहे हैं। अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन में कोई भी अगर चला गया है तो हमने उसके लिए कोई शोर शराबा नहीं किया। अगर ये बाबा लाडला और अगर ऑथेंटिकली अब रेंजर्स भी कह रही हैं कि यही बाबा लाडला था जिसको मारा गया है, तो क्रिमिनल को कल के लिए तो ज़रबे अज़ब भी चल रहा है, फिर उसके साथ साथ नेशनल एक्शन प्लान भी चल रहा है, फिर कराची ऑपरेशन भी चल रहा है। अगर उसमें क्रिमिनल का सफाया होता है तो इतनी सोची समझी पॉलिसी है। हमने सबने एक्सट्रीमिस्ट को, तालिबान को, इस तरह की सारी कार्रवाई की तो पूरी कौम ने इजाजत दी हुई है, तो फिर हम क्यों उस पर कोई दोस्त बात कहें? रही बात की थी क्या हुआ, क्या होंगे, क्या नहीं होंगे लियारी में। ऐसे तो एक हाफिज सईद साहब को गिरफ्तार करने में भी पंजाब में मुजाहरे हुए, ठीक है। हाफिज सईद साहब जो भी किसी के कहने पर गिरफ्तार हुए हैं उसके लिए भी मुजाहरे हुए हैं, और अगर इसके भी हिमायत में कोई मुजाहरा करता है तो उधर हाफिज सईद का भी मुजाहरा देख लें और इधर लाडला का भी मुजाहरा देख लें, उसके लिए भी मुजाहरा देख लें। ठीक है, अब तो एक ही है। निसार साहब आप हमारे साथ रहिएगा। अभी इमरान हफीज़ डॉन न्यूज़ के नुमाइंदा अब लाइन से कनेक्ट हो गए हैं, थोड़ी सी अपडेट लेना चाह रही हूँ। इमरान, बाबा लाडला के मारे जाने की क्या रिएक्शन रहा है लियारी में? देखिए, ये जो लियारी गैंग वार का एक मरकज़ी किरदार नूर मोहम्मद बाबा लाडला, ये जो है वो असर दराज से जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों, पुलिस और दीगर एजेंसीज को जो है वो इंतहाई मतलूब मुल्ज़मान में इसका शुमार होता था, और इसकी जो है वक्तन फवक्तन जो है इसकी सस्ती कीमत बढ़ाती भी गई, और अब जो है वो तकरीबन 30 लाख रुपए जो है वो इसकी सस्ती कीमत मुकर्रर की गई थी। कराची जब ऑपरेशन शुरू हुआ साल 2013 सितंबर के अंदर, उसके बाद से जो है जब ऑपरेशन में तेजी आई और रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भरपूर कार्रवाइयाँ जो लियारी के अंदर की, जिसके बाद से जो मरकजी किरदार और जिसके भी कमांडर थे ये कराची से जो है वो बलूचिस्तान और हब और उसके रास्ते जो है वो बैरून मुल्क में जाके रुपोश हो गए थे। गुज़िश्ता रात जो है वो रेंजर्स को खुफिया इत्तला मिली कि गैंगवार का जो मरकजी किरदार है बाबा लाडला दीगर कमांडर के साथ फुल पत्ती लाइन के अंदर वहाँ पर एक मीटिंग कर रहा है। इस दौरान जब रेंजर्स की भारी नफरी ने वहाँ का कॉर्डन ऑफ किया, फायरिंग का तबादला हुआ, एक रेंजर एहलकार जख्मी हुआ। तो फायरिंग के तबादले के अंदर बाबा लाडला जिसके 2 कारिंदे जो हैं वो मौके पर ही जाँ बाग हो गए, जबकि दीगर जो हैं वो फरार होने में कामयाब हो गए हैं। कार्रवाई के दौरान रेंजर्स ने 10 बम और जदीद असला बरामद किया है। ये बड़ी कामयाबी जो है वो रेंजर्स को हासिल हुई है, क्योंकि 100 से ज़ायद उसके बाद कत्ल और अगवा बराए तावान और दीगर संगीन नौयत के जो मुकदमात हैं वो उसके अंदर ये बाबा लाडला मकतूब है। जी ठीक है, जी शुक्रिया इमरान। निसार साहब, एक छोटा सा सवाल आपसे यहाँ करना है कि उज़ैर बलोच जो हैं वो ज़ेर हिरासत रेंजर्स की तहवील में हैं, लेकिन बहुत सालों से इन पे भी अमन कमेटी पर भी बहुत सारे इल्ज़ामात हैं दहशत गर्दी के, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के, लेकिन मुंसलिक तो पीपल्स पार्टी के साथ हैं। देखिए, मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर मोहल्ले में अमन कमेटी बनाने का एक तस्वर किया था जब यहाँ कराची में बहुत ज्यादा खून रेजी हो रही थी, टारगेट किलिंग हो रही थी, सब कुछ हो रही थी। ठीक है, अब इसने खुद से एक पीपल्स अमन कमेटी के नाम से अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बना दे तो फिर उसके में मैं कैसे जवाब हो सकता हूँ कि जी मेरे साथ वो मुंसलिक हैं और मेरे साथ ये क्या, मेरे क्या वो ओहदेदार थे पीपल्स पार्टी के साथ? सर मैंने कहा था आपके साथ नहीं कहा था। फिर वही मैं कह रहा हूँ, क्या वो मेरे ओहदेदार थे पीपल्स पार्टी के?
क्या किसी कमेटी के मेंबर से, हमारी सूबाई काउंसिल के मेंबर थे, किसी डिवीजन कमेटी के मेंबर थे, कभी किसी के मेंबर थे, कतन नहीं। बाकी वोटर तो बहुत से होते हैं, वोटर तो कोई भी हो सकता है। ठीक है निसार साहब, हमें वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम ब्रेक जा रहे हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में मिडिल क्लास ज़्यादा मुस्तहकम हो रहा है, ज़्यादा मजबूत हो रहा है, उनकी क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा हो रहा है। जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक पाकिस्तान में दहशतगर्दी में कमी से मईशत बेहतर हुई है और पाकिस्तान का मुतवस्सित तबका मुस्तहकम हो गया है। मजीद इस रिपोर्ट में। हाल ही में अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में शाये एक खबर में कहा गया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में वाज़ेह कमी की वजह से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम की वापसी हुई है, जिससे गुर्बत में कमी और मुतवस्सित तबका यानी मिडिल क्लास में इजाफा देखने में आया है। इस खबर के मुताबिक गुज़श्ता चंद सालों में मुल्क में लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बेहतर होने की वजह से उनका म्यार ज़िंदगी बेहतर हुआ है। एक ख़ानदान जिसके पास मोटरसाइकिल, वॉशिंग मशीन, कलर टीवी और फ्रिज हो और उसके किसी एक फर्द ने कम अज कम मैट्रिक तक तालीम हासिल की हो, उसको मिडिल क्लास तस्वर किया जाता है। और पाकिस्तान में 2014 में ऐसे घरानों की तादाद 34% तक जा पहुंची, जबकि 1991 में सिर्फ 4% घरानों की पहुंच इन अशिया तक थी। अगर मुल्क की मुआशरती सूरत हाल की बात की जाए तो इसमें भी वाज़ेह बेहतरी हुई है। गुज़श्ता साल पाकिस्तान की मुईशत में 5% इजाफा देखने में आया, जबकि कराची स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी देखने में आई। इस खबर में दावा किया गया है कि पाकिस्तान भारत और चीन की तरह दुनिया भर के बिजनेस के लिए एक मुनाफा बख्श मार्केट बन रहा है, जिसे सरमायाकारों को हरगिज नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस खबर पर तज्जिया करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इकोनॉमिस्ट आबिद हसन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब वक्त देने का। ये काफ़ी ज़ाहिर है, एक तो मुस्बत कहानी है कि पाकिस्तान का मिडिल क्लास जो है स्ट्रॉन्ग हो रहा है, उसके सियासी असरात भी हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे काफ़ी हैरान कुन लगी थी कि जो 84 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक मिडिल क्लास से भी है और अपर मिडिल क्लास से भी है, और ये तकरीबन इनकी जो ये आबादी है 84 मिलियन, तुर्की और जर्मनी की आबादी से मुकाबला किया जा सकता है। हाँ नहीं, देखें इसमें 84 मिलियन 80 है 70 है समवेयर देयर, क्योंकि आपकी अर्बनाइजेशन इतनी हुई है पिछले 20 साल में। आप शहरों को देखें, तब छोटे छोटे शहर थे, अब बड़े शहर हो गए हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान की अर्बनाइजेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट है। तो ये और ज़्यादातर मिडिल क्लास जो कह रहे हैं जिनके पास टीवी है या फ्रिज है या मोटरसाइकिल है, वो ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ में है। रूरल एरियाज़ में ये कहानी एक और ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि मिडिल क्लास जो हमारे शहरी आबादी है वो मुस्तहकम ज़्यादा हो रही है, मजबूत ज़्यादा हो रही है, लेकिन काफ़ी इनक्वालिटी है अगर हम देहातों में देखें। बिल्कुल, अगर शहरों में टीवी की ओनरशिप लेट्स से 70% है तो देहातों में वो 30% है। देहातों में ना वो ये केबल है ना सेटेलाइट है, सिर्फ पीटीवी है। सो ये जो एक 15-20 साल से मुशर्रफ गवर्नमेंट के दौर से जो एक ग्रोथ रेट चली है, और ख़ासतौर पे वो 2000-2005 में रैपिड कंज्यूमर फाइनेंसिंग हुई, गाड़ियों की हुई, मोटरसाइकिलों की हुई, बैंक्स में लिक्विडिटी बहुत लिक्विडिटी थी, उससे बड़ा फ़र्क पड़ा। फिर कुछ स्टैगनेट होगी, फिर अब इस गवर्नमेंट के आने से बैंक्स में लिक्विडिटी बढ़ी और दोबारा से, तो ये यकीनी मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज़ है। जो आप कह रहे हैं कि जी ये टर्की और जर्मनी से बड़ी पॉपुलेशन है, इस मिडिल क्लास की जो लेट्स से पर कैपिटा स्पेंडिंग है वो टर्की से में भी 1/10 होगी और जर्मनी से 100th होगी। ठीक है, हकीकत आप बात कर रहे हैं कि हकीकत ये है लोगों की क्या, क्योंकि अक्सर लोग कहते रहते हैं कि इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही है, अफरात ज़र में इजाफा हो रहा है। सो हम पहले जानते हैं कि लोग इस खबर के बारे में क्या कह रहे हैं। उनको लगता है कि मिडिल क्लास जो है वो ज़्यादा मजबूत हो रहा है या नहीं? नहीं जी, बढ़ी की तरह बिजली के बिल जरूर बढ़े, गैस के बिल बढ़ रहे हैं, गैस नहीं आ रही तो ये कम बढ़ती नहीं है, कम ही दिन ब दिन हो रही है।
देखिए जी, एक आम आदमी के लिए जो क़ुव्वत ख़रीद है उसमें जो है वो कुछ खासा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि महंगाई दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। यानी कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो उनके मुताबिक यानी कि ठीक होगा सर्वे ये, लेकिन एक आम आदमी की ज़िंदगी में इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सर अगर देखा जाए तो बड़ी इस वजह से है कि जितना अभी बिज़नेस में डेवलपमेंट हो रही है, दिन ब दिन जितना बिज़नेस बढ़ रहा है, तो उस वजह से कंपटीटर्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और स्पेशली चाइना की जो मार्केट है, चाइना के जो प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है, वो यहाँ पे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इस वजह से आम लोगों का जो एक्सेस है, जिस तरह मिडिल क्लास की फैमिलीज है, उनका जो एक्सेस है वो इन चीज़ों की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। पहले ऐसे होता था कि एक बंदा घर का जो था सरकारी नौकरी करता था या प्राइवेट करता था, कुछ भी करता था, खेती बाड़ी करता था, 10 बंदे घर के खाते थे। अब तो 10 बंदे काम कर रहे हैं और 10 के 10 अपना पूरा नहीं कर सकते, अपना घर नहीं चला सकते। 10 के 10 नौकरी करने के बावजूद, काम करने के बावजूद, बिजनेस करने के बावजूद नहीं कर रहे। इसका मतलब है पाकिस्तान में तो महंगाई बढ़ी है भाईजान। आबिद साहब, ये तो थे लोगों के तासुरात, परसेप्शन पे तो हम नहीं जा रहे, हम कुछ फिगर्स पे जा रहे हैं। आपने जैसे कहा कि 2002-2014 के दरमियान एक ज़ाहिर है बीच में गिरावट भी आई थी, बट आपको लगता है कि ये जो ग्रोथ है या स्ट्रेंथ्स जो है, जो मुस्तहकम जो हम कह रहे हैं, या क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा है, ये सस्टेनेबल है? मेरा ख्याल सस्टेनेबल है। कुछ देखें, ग्रोथ अब पिकअप कर रही है, फिर ये चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आ रही है, उससे भी ग्रोथ होगी। बट ऑब्वियसली कुछ तशवीशनाक एरियाज़ भी हैं। अभी IMF की आई थी मैनेजिंग डायरेक्टर, वर्ल्ड बैंक की चीफ एग्जीक्यूटिव, उन्होंने कहा जी इकॉनमी में अच्छी चीज़ें हैं, बट उन्होंने ये भी कहा हमारी एक्सपोर्ट्स 3 साल से गिर रही हैं। हमारी रेमिटेंसेस इस दफ़ा पहली दफ़ा को ड्रॉप हुई हैं, ख़ासतौर पे ये गल्फ़ कंट्रीज से, क्योंकि वहाँ भी उनके हालात ज़रा मुश्किल में हैं। तो और दूसरा ये है, तो इस वजह से बहुत बेहतरी आई है, बट यह है कि रिस्क भी उतने ही हैं। और जहाँ तक ये लोग कह रहे हैं इन्फ्लेशन रिजर्व का, वो कहते सही हैं कि लोग ये नहीं देखते कि पिछले साल से इस साल के, लोग देख रहे हैं अच्छा जी 5 साल में, आज से 5 साल पहले बिजली हमें 5 रुपए किलोवाट आती है, 15 हो गई है। आप ब्रेकअप करें साल बाय साल हो तो 10%, बट लोग देखते हैं। और वो सही है कि अगर हम इस रीजन में देखें, ठीक है, इंडिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, श्रीलंका को, तो ओवर लेट्स से 10 साल हमारी इन्फ्लेशन उनसे ज़्यादा रही, ओवर अ 10-year पीरियड। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का आबिद हसन साहब। हमें अब ब्रेक पे जाना है। न्यूज़ अलर्ट्स हमने सुनी, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सिंध-तास मुआहदे के बारे में। न्यूज़ वाइज में एक बार फिर खुश आमदीद। UNDP की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि पाकिस्तान ने सिंध-तास मुआहदा जो है उसका फ़ायदा नहीं उठाया। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान का ख्याल है कि ये एक इनफिशेंट फोरम है, और इसके अलावा पाकिस्तान ने डैम भी नहीं बनाए, जिसकी वजह से वो अब नुकसान उठा रहा है और पानी की किल्लत का सामना है। इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट अहमद बिलाल सूफ़ी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब हमें वक्त देने का। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगर 90 की दिहाई से हम देखें तो सिंध-तास मुआहदा अब जो है ख़तरे में पड़ गया है, अब वो इफ़ेक्टिव नहीं रहा। मैं इससे एग्री नहीं करता है इन इट्स एंटायरिटी, बिकॉज सिंध-तास मुआहदा एक बैनुल-अक़वामी ट्रीटी है और वो इंटैक्ट समझी जाती है, और उसने 2 जंगों को सरवाइव किया है। नॉर्मली हालत जंग में तो ट्रीटीज़ ख़त्म हो जाती हैं, ये बैनुल-अक़वामी कानून है, लेकिन जंगों के बावजूद, टेंशन्स के बावजूद इट हैज़ रिमेन इंटैक्ट। हाँ, जो उसमें इश्यूज़ हैं वो अपनी जगह, कुछ उसके स्कोप का इशू है, कुछ चीज़ें उसके अंदर हैं, कुछ चीज़ें उसके अंदर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं और जो कि उसमें नहीं होनी चाहिए, तो वो एक सेपरेट। हम क्या फ़र्ज़ कर रहे हैं? जो हम अभी तक ये फ़र्ज़ करते आए हैं कि इंडिया को हमने इजाज़त दे रखी है कि वो जितने मर्ज़ी डैम्स या पॉन्डेजेस बनाना चाहे वो बना सकता है।
ठीक है, ये हमने फ़र्ज़ किया हुआ है, ये हमने फ़र्ज़ किया हुआ है, और ये तासुर भी यही है, लोग तासुर यही है, लेकिन दर हकीकत मेरी रीडिंग ऑफ द ट्रीटी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि नंबर ऑफ डैम्स या प्रोजेक्ट्स या पॉन्डेजेस जो इंडिया ने बनाने हैं अप कंट्रीज अपर राइपेरियन, उसकी डिटर्मिनेशन इस ट्रीटी के स्कोप से ही बाहर है। जैसे मिसाल के तौर पर जब वो 40 कहते हैं हमने 40 पॉन्डेजेस बनाने हैं, हमें ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी की मकबूजा कश्मीर में एज एन अपर राइपेरियन, तो ये जब वो बहस करते हैं कि हमने 40 बनाने, ये फैसला वो सियासी तौर पे कर चुके होते हैं ट्रीटी से बाहर, और वो कर सकते हैं, और वो ट्रीटी के फ्रेमवर्क में तो वो बाउंड नहीं है। अच्छा। लेकिन ये फ़र्ज़ करना कि ट्रीटी उनको इजाज़त देती है, ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है, इसका लीगल ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है। सो इन अदर वर्ड, जब वो ये फैसला करने पर आते हैं कि हमने साइट को सिलेक्ट करना है, वो ट्रीटी से बाहर सिलेक्शन होती है। जब उसकी फंडिंग की अरेंजमेंट करते हैं तो ट्रीटी से बाहर इस प्रोसेस को करते हैं। जब ये डिटर्मिन करते हैं कि इस पॉन्डेज के आगे उन्होंने रन ऑफ रिवर बनाना है, ये महज पॉन्ड, ये ट्रीटी से बाहर करते हैं। जब ये तमाम फैसले कर चुकते हैं तो जो उस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन से 2 या 3 महीने पहले उसकी ड्राइंग्स वो उठाकर पाकिस्तान के इंडस वाटर कमिश्नर को कहते हैं हमने ये ड्राइंग्स बनाई हैं, आप देखें कि क्या ये ड्राइंग्स कंफर्म कर रही हैं टू दी नेक्स्चर और नॉट। इन अदर वर्ड्स, ये सारा फैसला जो सियासी तौर पर करते हैं ट्रीटी के फ्रेमवर्क से बाहर करते हैं। ठीक है, हम ये समझते हैं कि ट्रीटी के कॉरिडोर के अंदर रहते हुए हम ऑब्जेक्ट कर सकते हैं ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन हम बेसिकली हमारे जो इतराज़ात हैं वो ट्रीटी के टेक्निकल ड्राइंग्स की बाबत होने चाहिए एज पर द ट्रीटी रिक्वायरमेंट। एक जैसे अब UNDP की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जब हम एतराज़ात उठाते हैं तो बहुत देर से उठाते हैं, ताख़ीर होती है, जिसकी वजह से फिर हम बेसिकली वो जो ऑथर्स ऑफ द UNDP रिपोर्ट हैं वो भी इस एरिया में थोड़े से मडल्ड हैं। ठीक है, बिकॉज वो जो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को एतराज़ है इन 40 पॉन्डेजेस पर जो इंडिया अगले 10 साल में या 5 साल में बनाने का इरादा रखता है, जो हमारे पास मीडिया के थ्रू रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो अभी तो वो ट्रीटी के कॉरिडोर में एंटर ही नहीं हुआ। ट्रीटी का दरवाज़ा उस वक्त खुलता है जब आपकी ड्राइंग्स तैयार हो जाए। ठीक है, इशू ऑफ टाइमिंग है। ड्राइंग्स तैयार होती हैं तो फिर दरवाज़ा खुलता है, फिर आप ट्रीटी के फ्रेमवर्क में एंटर होते हैं, फिर पाकिस्तान को एतराज़ का राइट मिलता है। अगर वो ड्राइंग्स बनने से पहले के प्रोसेस को पाकिस्तान क्वेश्चन कर रहा है तो पाकिस्तान को वो सवाल रेज करने के लिए ट्रीटी के फ्रेमवर्क से बाहर निकलना है और बायलैटरली उस इशू को रेज करना है। फोरम बायलैटरली आप बेशुमार इशूज़ इंडिया के साथ बराह रास्त डिस्कस करते हैं। आप कहते हैं कि समझौता एक्सप्रेस का इशू है, आप कभी कहते हैं कि हमने ट्रेड का इशू डिस्कस करना है, तो आपकी एक बास्केट ऑफ एजेंडा आइटम्स है, उस एजेंडा आइटम में आप इस इशू को भी फ्लैग करें। यानी कि ये फिर आपके फॉरेन मिनिस्ट्री का काम है, ये भी फॉरेन मिनिस्ट्री का काम है। और यही मैंने एक आर्टिकल भी लिखा जिसमें मैंने कहा कि 3 बास्केट अप्रोच। पहली बास्केट वो है कि जो ड्राइंग्स आप तक आ चुकी हैं, लेट्स से किशन गंगा की, रटली की सबमिट हुई हैं, इन ड्राइंग्स पे जो आपको इतराज़ात हैं वो आपने जो लेने लें, उसके लिए जो आपका फोरम एज़ पर योर ओन स्ट्रेटेजिक चॉइस है कि वो आर्बिट्रेशन होना चाहिए या न्यूट्रल, वो आपकी चॉइस है। अब आप उस पर आप एक बास्केट में वो इशू आ गया कि जो ड्राइंग्स आपको मौसूल हो गई हैं। दूसरी बास्केट में वो 40-45 पॉन्डेजेस हैं या डैम्स कह लें, रेजरवायर्स कह लें, जो इंडिया अगले 5-10 सालों में बनाना चाहता है। अगर आपको उन पर ये शक है कि वो बनाकर इंडिया अपनी कैपेसिटी ऑफ वाटर फ्लो पाकिस्तान में उसको कंट्रोल करेगा, वाटर को वेपन के तौर पे इस्तेमाल करेगा, तो फिर ये इशू सेकंड बास्केट का है। ओके, तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जो हालिया बयानात सामने आते रहे हैं, जो यही बात कर रहे हैं कि पंजाब का पानी वो हमारा है, वो सेकंड बास्केट का इशू, वो ट्रीटी से बाहर का इशू है। अगर वो कहते हैं हमने पंजाब के पानी पर, चनाब के पानी पर और ज़्यादा हमने डैम्स या पॉन्डेजेस बनानी उस पानी को रोकने के लिए, तो ये तो सियासी फैसला वो ट्रीटी से बाहर कर बैठे हैं। तो आप क्यों ट्रीटी का इंतज़ार करते हैं कि जब तक वो ड्राइंग्स बनेंगी और आपको सबमिट होंगी अगले 3-4 साल में, फिर आप उस पर एतराज़ करेंगे। देखिए, अभी तक जो हमारे साथ हो रहा है वो ये हो रहा है कि हमें ये समझाया जाता रहा है कि पानी का इशू इंडिया और पाकिस्तान का जो भी है वो आपने ट्रीटी के फ्रेमवर्क के अंदर रह के तय करना है। ठीक है, फ्रेमवर्क के अंदर रहने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि यू हैव टू वेट फॉर द ड्राइंग्स टू बी सबमिटेड टू इंडस वाटर कमिश्नर अंडर द ट्रीटी प्रोविजंस। बाय देन इट्स टू लेट। सो अगर आप उन पॉन्डेजेस पे एतराज़ करते हैं, पॉलिटिकल रीजंस पे करते हैं, आपको सस्पेशन है, सही है गलत है वो अपनी जगह, आप कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेट है, जो नीड ऑफ द वैली है, जो नंबर ऑफ आप डैम्स बना रहे हैं, और इससे आपका महज इंडिया इसलिए कर रहा है बिकॉज वो पाकिस्तान का पानी कंट्रोल करना चाहता है, पाकिस्तान के खिलाफ वाटर्स, तो इस अंदेशे को पोजीशन करना आपने सेकंड बास्केट में है, बायलैटरल एजेंडा आइटम में करें या इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताएं कि ये क्या हो रहा है।
हमारी असेसमेंट ये एज एन अपर राइपेरियन इनको इतने पॉन्डेजेस की ज़रूरत नहीं है, इनका मकसद स्ट्रेटेजिक है, लॉन्ग टर्म है और पाकिस्तान के लोगों का फंडामेंटल राइट टू लाइफ को थ्रेटन करते हैं और राइट टू लाइफ को थ्रेट करना वाटर स्केर्सिटी में लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट में डॉक्यूमेंटेड है। सो अगर आप इन चीज़ों पर तीसरी बास्केट मैंने ये कहा अपने उसी पीस में कि तीसरी बास्केट वो है जिसमें जब मोदी साहब कहते हैं कंसिडर करते हैं हम इसको रिवोक करेंगे, रेवोकेशन इज अ थ्रेट ऑफ यूज ऑफ फोर्स। ये कंप्लीटली डिफरेंट लीगल फ्रेमवर्क है। एग्जिट क्लॉज तो है भी नहीं ना? एग्जिट क्लॉज है भी नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इट्स कंप्लीटली अ डिफरेंट लीगल फ्रेमवर्क ऑल टुगेदर, जिसमें एक शख्स कहता है, एक मुल्क कहता है कि मैंने इस ट्रीटी को रिवोक करने का सोच रहा हूँ। तो आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं मैं अपर राइपेरियन हूँ, जो मैंने आपको वाटर्स की गारंटी दी है, जब मैं इसको रिवोक कर लूँगा तो मेरे पास कॉम्पिटेंस है कि मैं पानी रोक लूँ या जिसको जिस तरह मर्जी उस वाटर फ्लो को कंट्रोल करूँ। सो ये एक हॉस्टाइल एक्ट है और इसीलिए पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा, लेकिन ये तीसरी बास्केट का इशू, ये ट्रीटी के फ्रेमवर्क का इशू नहीं है। आपने जो ट्रीटी की फ्रेमवर्क की बात की, यूएनडीपी की रिपोर्ट में बार बार इसलिए कह रही हूँ कि ये हाल ही में आई थी और इसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे कि मज़ीद ये है कि ट्रीटी में ये भी प्रोविज़न नहीं है कि जब जैसे खुश्क साली हो, पानी की कमी हो, तो किस तरह से पानी को एक्चुअली ट्रीटीज़ में देखिए अमरीन बहुत सारी चीज़ें बाद में बनी हैं, यानी कि वाटर लॉ जो है 1960 में ट्रीटी आई ना फाइनलाइज हुई, लेकिन इंटरनेशनल वाटर लॉ उसके बाद डेवलप होता रहा है, वो साकित तो नहीं हो गया। अब वाटर लॉ के जो प्रिंसिपल्स हैं अपर लोअर राइपेरियन के, ऑब्लिगेशन ऑन लोअर राइपेरियन टू बी मोर इकोनॉमिकल विद इट वाटर रिसोर्सेज वगैरह, ये सब ऑब्लिगेशंस आती रही हैं। अपर राइपेरियन ट्रस्टी का कॉन्सेप्ट जो इवॉल्व हुआ है, ये सब बाद में 92 का कन्वेंशन आया, 97 का कन्वेंशन आया, जिसमें ये कस्टम्स के जो फॉलोइंग उनको हम इदराक नहीं कर रहे ना, उनका हम ट्रीटी का फ्रेमवर्क ही लेके बैठे हुए हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ट्रीटी को रीथिंक करना चाहिए। नो, वी डोंट नीड टू लेट ट्रीटी ऑपरेट। जो उसके पर्पस है वो ये है कि ड्राइंग्स पर आप इतराज़ करना करें लेकिन अगर आपको पॉन्डेज पे इतराज़ है, उनके नंबर्स पर है, आपको अंदेशा है कि वो यूज़ ऑफ फोर्स का है, वो थ्रेट के तौर पे इस्तेमाल होगा, वो वेपन ऑफ वॉर के तौर पे इस्तेमाल हो, उसके लिए आप सेकंड बास्केट में जाएं। सेकंड बास्केट। थर्ड बास्केट जो है वो है जब मोदी साहब थ्रेटन करते हैं देन इट्स एन एक्ट ऑफ हॉस्टिलिटी, उसके लिए आपको यूएन तक में जाना चाहिए। मेरा ख्याल है शायद आपने अटेंड भी किया है। सो तीन चीज़। चौथी चीज़ जो है जो यकसर इंडिपेंडेंट और मुख्तलिफ है, आपने क्लाइमेट कन्वेंशन रेटिफाई कर लिया है पिछले साल। इस गवर्नमेंट की कमिटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर की है, लॉ मिनिस्टर की है, वो खुद गए क्लाइमेट चेंज के लिए। उसमें आपने क्या कमिटमेंट की है लॉन्ग टर्म? आपने कहा है आप फॉसिल बेस से नॉन फॉसिल बेस की तरफ मूव करेंगे। In other words, there is a multilateral commitment that you will now move towards building inter alia building dams. Now we need to honor that. So your responsibility as a lower riparian, coupled with 2016 convention obligation, we have an obligation to make more reservoirs as low riparian. That's completely independent from Indus Water Treaty. Indus Water Treaty में कोई legal obligation नहीं, ना हमारा केस वीक होता है, ना हमारा। लेकिन अहमद साहब, अब एक थोड़ी सी जो पेचीदगी जो आ जाती है वो सियासत हो जाती है, चाहे इंडिया के साथ हो। आपको पता है कि हाल ही में बहुत कशीदा हालात रहे हैं, तो हम अगर बायलैटरल बात करें तो इस वक्त मुश्किल लग रहा है। और पाकिस्तान में भी जब हम नए डैम बनाने की सोचते हैं तो वो भी एक मुतनाज़ा सा बन जाता है, सियासी मसला बन जाता है। देखिए वो तो मसले मैं आपको बताऊं, ये कोई पाकिस्तान की स्पेसिफिक नहीं है। पानियों के मसले इंडिया में उनकी स्टेट्स के माबैन लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, यूएस में लिटिगेशन इसी तरह स्टेट्स के माबैन जाती है। आई मीन एवरी स्टेट और एवरी प्रोविंस नॉर्मली मेक्स एन एफर्ट टू आर्ग्यू कि उनके पास इश्यूज़ हैं, उसको रिजॉल्व किया जाना चाहिए और वो होना चाहिए। लेट्स से जो बहुत कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट उनको आप हाथ ना लगाएं, लेकिन जो लेस कंट्रोवर्शियल हैं, जिन पर जनरली लॉजिकली इख्तलाफ राय नहीं है, जिस पर जनरल एग्रीमेंट है, उन पर बात की जा सकती है, वो डेवलप किए जा सकते हैं। और जब आप वो डेवलप करेंगे तो यू वुड बी एबल टू आल्सो कंट्रोल एज लोअर राइपेरियन द वाटर स्केर्सिटी इशू, तो आपके अंदेशे भी कम होंगे। सो मोर पॉन्डेजेस, मोर डैम्स क्रिएट अ बेटर फ्रेमवर्क फॉर यू इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट विज़-विज़ द अपर राइपेरियन। तो आपको लगता है कि अब ये पिछले साल आपने जैसे कहा क्लाइमेट के हवाले से हमने कन्वेंशन उस पर दस्तखत किया, वी आर नाउ कमिटेड बैन-ए-अक़वामी सतह पर, Are we moving towards? मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने सीरियसनेस का तो इजहार काफ़ी किया है और उनके एनवायरनमेंट की तरफ भी काफ़ी कमिटमेंट अपनी शो की है। आपके पास एक सोलर पार्क है, उस तरफ मूवमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन उस डेलीगेशन का जाना, पार्टिसिपेट करना सारी डिलिब्रेशंस में, वहाँ कमिटमेंट्स देना, उस पर मुख्तलिफ राय हैं, मे बी प्रिपरेशन और होती, बट द पॉइंट इज़ कि आपकी गवर्नमेंट एज अ फेडरेशन हैज़ कमिटेड। ठीक है, हम फॉसिल बेस से नॉन फॉसिल की तरफ मूव करेंगे।
So dams are a natural choice then, the most appropriate choice. और हाइड्रो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, so उस ऑब्लिगेशन को भी जहन में रखते हुए आप प्लान करें, आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में इन मैटर्स को लेके जाएं, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में लेके जाएं कि ये ग्लोबल कमिटमेंट्स का हिस्सा है और इस ग्लोबल कमिटमेंट को किसी ना किसी प्रोविंस की टेरिटरी पर ही एक्सिक्यूट होना है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पर नहीं होना। अब देखिए, अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक की बात करें तो फिर खैबर पख्तूनख्वा एक ज़ाहिर है नेचुरल चॉइस हो जाती है, क्योंकि वहाँ जो रिवर्स वगैरह हैं, फ्लो उनकी ऐसी है। फिर इसके अलावा जैसे हम सोलर पार्क की बात की, फिर विंड जो है वो हम सिंध में भी बात कर सकते हैं, बलूचिस्तान में बात कर सकते हैं। सो सूबों को ऑन बोर्ड आप बिल्कुल ला सकते हैं और ट्रीटी का एक फ़ायदा, ये ट्रीटी प्रोवाइड्स अ कॉमन एजेंडा फॉर द बिटवीन द प्रोविंशियल एंड द फेडरल गवर्नमेंट, नॉट विथ स्टैंडिंग लेट्स से एक तरफ पीटीआई की हुकूमत है, इधर पीपीपी की हुकूमत है, उधर किसी और की हुकूमत है। फिर से यही मैं कहना चाहती हूं, सियासत जो आप बात करी उसको स्टेप असाइड करने का एलिगेंट और डिग्निफाइड और कॉन्स्टिट्यूशनल मोड ये टू से कि ये हमारा इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है ऑन द एंटायर रियासत। तो रियासत की जो ऑब्लिगेशन है वो प्रोविंसेस पर भी उतनी ही क्रिएट कर रही है बॉन्डिंग विज़ावी द फेडरल गवर्नमेंट, विज़ावी द प्रोविंसेस। और एक और तरीका इसको देखने का होता है, वो एक दरिया है, बेसन है, एक बेसन है ना, बड़ा यूनिक सा नाइल का बेसन है ये, इसका बेसन है। अब यहाँ पानी फ्लो कर रहा है, फॉर अ मोमेंट समझें कि प्रोविंशियल सरहदें एक तरफ हो जाएं। अब इस बेसन के जो भी नेचुरल कॉन्टूर्स हैं उनको आपने जिस तरह से टेक्निकली डेवलप करना है वो आप डेवलप कर सकते हैं। और ये बात मेरा ख्याल है प्रोविंसेस को जब आप एक्सप्लेन करते हैं, डिपेंड करता है आप अपना केस कैसे प्रेजेंट करते हैं प्रोविंशियल असेंबलीज़ में, वहाँ लोगों के, मैं समझता हूँ कि सब लोग जो हैं वो समझना चाहते हैं, लेकिन जब हम चीज़ों को मख्फी रखते हैं, लोग चीज़ों को पुट अक्रॉस नहीं करते, और उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है उसका इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, प्रोविंशियल आपकी कॉन्फ्रेंस की गुंजाइश मौजूद है 1973 के रूल्स ऑफ बिजनेस में। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का अहमद बलाल सूफ़ी साहब। प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल भी हाजिर है। लेकिन जाने से पहले गाना सबको पसंद है, और अगर आवाज़ अच्छी हो तो क्या कहने। आपको दिखाते हैं कि मुनफरिद आवाज़ का जादू जगाता एक फ़नकार। खुदा हाफ़िज़। अब तुम हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी।